अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ज्वाइंट टेलीफोन कॉल किया है। मोदी ने एक फोन कॉल यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन को की है। उर्सुला वॉन डेर लेन ने एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के फोन कॉल को वो अपने मोबाइल फोन में सुनती नजर आ रही हैं। इस बातचीत में भारत और ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हुई है। ईयू के लीडर्स ने नरेंद्र मोदी से कहा कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध में बड़ी भूमिका निभा सकता है, रूस को युद्ध खत्म करने के लिए मना सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बातचीत में यही कहा कि भारत जल्द से जल्द शांति के साथ हर विवाद का हल चाहता है, युद्ध खत्म होते हुए देखना चाहता है। ईयू के नेताओं ने मोदी से उस दिन बात की है जब 30 लीडर्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूस यूक्रेन युद्ध पर बात की। यानी अब नरेंद्र मोदी बड़ी भूमिका में हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म करवाने में भारत की भूमिका बढ़ने वाली है और इसके साथ साथ मोदी पाकिस्तान की गर्मी भी शांत करने वाले हैं। ये कैसे होगा, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जमीन से जमीन पर मार करने वाली, टारगेट के पर खच्चे उड़ाने वाली, जमीन से हवा में अटैक करने वाली, प्रिसीजन स्ट्राइक करने वाली, हवा में ही दुश्मन के ड्रोन्स को, फाइटर एयरक्राफ्ट्स को धुआं धुआं करने वाली, सरफेस टू सरफेस सटीक निशाना लगाने वाली, ये कौन सी लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल है जिस पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की पैनी नजर है? क्या ये मिसाइल इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को साक्षात यमराज बना सकती है? 3, 2, 1, now. 1000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देने वाली लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की फ्लाइट टेस्टिंग हो चुकी है। यह मिसाइल कैसे इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, इसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है? ऑपरेशन सिंदूर में आतंक के अड्डों को तबाह करने वाली सुखोई 30, जगुआर और मिग 29 से दागी जाने वाली रैम्पेज मिसाइल की नई खेप का ऑर्डर भी दिया जाने वाला है। तो क्या भारत युद्ध स्तर पर वॉर की तैयारी में जुट गया है? पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम करने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर कौन सी नई खबर आई है? क्या S-400 की नई खेप पर बात शुरू हो गई है? क्या भारत अब रूस के S-400 एयर डिफेंस के साथ साथ S-500 एयर डिफेंस सिस्टम में भी दिलचस्पी दिखा रहा है? क्या S-400, S-500 और भारत का स्वदेशी कुशा एयर डिफेंस सिस्टम हिंदुस्तान के एयर स्पेस को अभेद किले में तब्दील कर देगा? और क्या इसके बाद पाकिस्तान भारत के एयर स्पेस में दाखिल होने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा? पिछले 72 घंटे में पूरा गेम चेंज हो चुका है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने नेक्स्ट वॉर का साजो सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। नई मिसाइलों के ऑर्डर देने शुरू कर दिए हैं। भाई और बहनों, आज का समय जो है वो परिवर्तन का समय है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, चेंज का समय है। हम भविष्य में एक विकसित भारत की कल्पना करते हैं। सेना में भी हम जो है भविष्य की बात करते हैं कि भविष्य में किस प्रकार के युद्ध होंगे, किस प्रकार की युद्ध प्रणाली होगी, किस प्रकार के औजार हमारे पास आएंगे।
कुछ घंटों पहले ही चीन ने पूरे प्लैनेट को कवर करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल दिखाई, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का डेमो दिया, एंटी सबमरीन मिसाइल्स दिखाई, 6 नई सरफेस टू एयर मिसाइल्स को पहली बार दुनिया के सामने रखा, अपने पावरफुल लेजर एयर डिफेंस सिस्टम को शोकेस किया, अपनी फुल न्यूक्लियर पावर भी दिखाई। चीन का यह पावर शो अमेरिका के लिए था, लेकिन हिंदुस्तान का शक्ति प्रदर्शन इस वक्त पाकिस्तान के लिए है, मुनीर के लिए है, लश्कर, जैश और हिजबुल के लिए है। यानी एक लाइन में कहें तो ऑल आउट अटैक की घड़ी करीब आती जा रही है, पाकिस्तान में घबराहट बढ़ती जा रही है। इंडिया ने कोई मूवमेंट शुरू की है, नेवी की मूवमेंट सुनने में आ रही है, और इंडियन एयरफोर्स भी जो है मशकें कर रही है बॉर्डर्स के पास। इंडियन नेवी भी ये कह रही है कि इत्तलात जी है? हम मशकें कर रहे हैं, और वो 70 नॉटिकल माइल्स पाकिस्तान से आ चुके हैं। देखिए, जब हम बयानात सुनते हैं ना उनके आर्मी चीफ के और उनके दूसरे लोगों के और उनके सियासी मुबस्सरीन के, तो लगता ही है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जो है ना वो अब लॉन्च करना चाह रहे हैं। पहले हमारा ख्याल था कि वो मानसून के कोई महीना डेढ़ के बाद करेंगे, अक्टूबर वगैरह में। अब लग ये रहा है कि मानसून खत्म होते ही वो कर देंगे, और ये जो पानी उन्होंने आबी रेले वगैरह भेजे हैं वो इस वजह से भेजे हैं कि पाकिस्तान में जितने सिविल डिफेंस के इदारे हैं और फौज जो है वो engage हो रहे हैं। वो अपना रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन मिशन पे लगी होगी, तो फिर वो उनको लड़ नहीं सकते। तो ये उनकी टाइमिंग यही लग रही है। और पिछली बार भी जब हमला किया था तो एयरफोर्स हमारे बॉर्डर पे मशकें करी थी, उन मशकों के अंदर उन्होंने किया था। तो इस बार उन्होंने एयरफोर्स के साथ नेवी को भी आगे कर दिया मशकें करने पे। मामला सीरियस है इंडिया। आने वाले चंद घंटों के बाद पाकिस्तानी हदूद, हवाई हदूद के पास हमें इंडियन हवाई जहाज, इंडियन हेलीकॉप्टर देखने को मिलेंगे एयर एक्सरसाइज करते हुए। इंडियन एयरफोर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि कुछ ही घंटों के बाद हम एक एयर एक्सरसाइज करने वाले हैं। और ऐसे टाइम पर इस एयर एक्सरसाइज का, इस एयर ड्रिल का क्या मकसद है? कराची से 60 मील 70 मील की दूरी पर इंडियन एयरफोर्स अपनी एक्सरसाइज करेगी। क्या जब भी पास में हमने देखा है ऐसा कुछ होता है, चाहे वो इंडियन आर्मी एक्सरसाइज करती है तो पाकिस्तान की आर्मी भी रिस्पांस के तौर पर या फिर एक गेस्टर के तौर पर या एग्रेशन के तौर पर अपनी साइड पर एक्सरसाइज करती है। ऐसे मौके पर जब अभी कुछ ही टाइम गुजरा है, पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई है, और वो जंग भी मैं समझूंगा कि फजाई जंग थी। ऐसे टाइम पे अगर इंडिया एयर एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका क्या मतलब है? मॉनसून खत्म होते ही भारत अटैक करेगा। पाकिस्तान के इस डर के पीछे की वजह इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तैयारियां हैं। हिंदुस्तान की फौज युद्ध अभ्यास तो कर रही है, अब तो पाकिस्तान के अंत की मेड इन इंडिया मिसाइल बनाने से लेकर फ्रांस, इजराइल और रूस से घातक हथियार भी इंपोर्ट करने जा रही है। और इसमें सबसे पहला नाम है इजराइल का रैम्पेज एयर टू सरफेस मिसाइल, जिसने मई के महीने में पाकिस्तान में आतंकियों के चीथड़े उड़ा दिए थे। भारत अब इसकी नई खेप का ऑर्डर देने जा रहा है। रैम्पेज एयर टू सरफेस मिसाइल को लॉन्ग रेंज हाई स्पीड स्ट्राइक मिशन के लिए डेवलप किया गया है। रैम्पेज एयर टू सरफेस मिसाइल फाइटर जेट से दुश्मन के इलाके में डीप इनसाइड हिट की जा सकती है। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से हाई प्रिसीजन के साथ रैम्पेज एयर टू सरफेस मिसाइल दागी थी। और अब रैम्पेज एयर टू सरफेस मिसाइल के साथ साथ भारत की सुरक्षा को चाक चौबंद करने वाली एक और मिसाइल जल्द ही इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ा सकती है। ग्लोबल डिफेंस एंड सिक्योरिटी कंपनी थेल्स ने अब भारत को अपनी LMM यानी लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल ऑफर की है। यह मिसाइल, जिसे मार्टलेट के नाम से भी जाना जाता है, इसे एक ही हथियार से कई तरह के खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो इसी लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल की हैं। यह मिसाइल भारत के हल्के लड़ाकू विमान LCH प्रचंड में भी लगाई जा सकती है, जो इसे और भी खतरनाक बना देगी। यह मिसाइल जमीन पर, समंदर में
और हवा में डिप्लॉय की जा सकती है। एक हेलीकॉप्टर में 20 लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल फिट की जा सकती है। ये मिसाइल चाइनीज WZ-8 ड्रोन्स या किसी भी तरह के स्वार्म ड्रोन्स को नाकाम कर सकती है। इस मिसाइल को काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए LOC पर आसानी से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। LMM एक बहुत ही खास मिसाइल है। वजन सिर्फ 13 किलोग्राम है। 6 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा वाली ये मिसाइल मैक 1.5 की रफ्तार से उड़ सकती है। ये लेजर बीम राइडिंग गाइडेंस सिस्टम पर काम करती है, जो इसे बहुत सटीक हमला करने में मदद करती है। इसकी सटीकता 1 मीटर से भी कम है, जिससे ये लक्ष्य को बिना ज्यादा नुकसान पहुंचाए खत्म कर सकती है। इसके अलावा भारत पहले से ही लॉन्ग रेंज लॉन्ग अटैक क्रूज मिसाइल पर काम कर रहा है। इसकी फ्लाइट टेस्टिंग हो चुकी है। तस्वीर आपके सामने है। LR-LSCM के लैंड और सी वेरिएंट्स के सक्सेसफुल ट्रायल पहले ही हो चुके हैं। अब इंतजार इसके एयर लॉन्च वर्जन के ट्रायल का है, जिसके होते ही इंडियन एयरफोर्स की ताकत में इजाफा हो जाएगा। पिछले महीने ही DRDO ने 5000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल की कामयाब टेस्टिंग की है और भारत के इस फायर पावर ने पाकिस्तान की नींद अभी से उड़ा रखी है। मैं इस इलाके का रिहायशी हूँ। इसी वॉल्टन के ऊपर ड्रोन गिरा। ऑफ कोर्स हलाकतें भी हो रही हैं, चाहे 1 हो रही है, 2 हो रही है, 5 हो रही हैं। कोई भी इंसान मरता है, पूरा उसका परिवार इंडियन जबान में, हाँ, उसका पूरा खानदान डिस्टर्ब होता है। इस गाल पे हमला हो गया, ये वाला आगे कर देंगे। पाकिस्तान के कुछ बंदे ऐसे हैं जो डरपोक की तरह बैठे। बुरा ही होगा, इन्होंने छेड़ा है, अच्छी बात तो नहीं है ना। इनको चाहिए जाकर इनके साथ मुकाबला करें और लड़े। हाँ जी, कह रहे हैं पाकिस्तान फौज के लिए कुछ कहना चाहते हैं? पाकिस्तान फौज के लिए यही कहूंगा कि जाकर बॉर्डर पे जाए। ये तो बढ़ गए अंदर, चौकीदार रखता है इंसान गेट के। अगर वो बॉर्डर पे है तभी तो हम बचे हुए हैं ना। बॉर्डर पे ये तो इधर ही सारे खा रहे हैं, बकरे खा रहे हैं, कट्टे खा रहे हैं। अब जाए ना, इनकी बारी आई है, अब लड़े, दुश्मन के साथ मुकाबला करें। बात सिर्फ मिसाइल तक ही सीमित नहीं है। भारत अब रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल की नई खेप को लेकर भी बात कर रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की दिलचस्पी रूस के घातक S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम में भी है। रूसी सोर्सेस के मुताबिक भारत ने 2 S-400 के स्क्वाड्रन के लिए मॉस्को से चर्चा शुरू कर दी है। S-400 की एडिशनल यूनिट की रिक्वायरमेंट बता दी है, जिनकी डिलीवरी 2029 या 2030 तक हो सकती है। फिलहाल भारत के लिए जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, उनकी डिप्लॉयमेंट आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पर हो रखी है। S-400 का 92N6E ग्रेव स्टोन रेडार 600 किलोमीटर की रेंज तक खतरे को तबाह कर सकता है, जबकि S-400 की 40N6 मिसाइल 300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक दुश्मन के एयरक्राफ्ट को हवा में ही बर्बाद कर सकता है। और ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, जब S-400 ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के अवाक्स को 314 किलोमीटर की दूरी पर जाकर मार गिराया था। यह युद्ध के इतिहास में लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड सरफेस टू एयर मिसाइल किल है। पाकिस्तान ने S-400 को लेकर झूठ फैलाया, लेकिन मोदी ने खुद आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन जाकर पीछे S-400 को खड़ा कर मुनीर को बता दिया कि उसकी मौत का सामान अभी भी हिंदुस्तान में इंटैक्ट है। रूसी S-400 के अलावा भारत के पास पहले से ही स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसने मई के महीने में पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया था। लेकिन अब भारत एक और रक्षा कवच पर काम कर रहा है और इस रक्षा कवच का नाम है प्रोजेक्ट कुशा। भारत के प्रोजेक्ट कुशा को मई 2022 में क्लियर किया गया था और इसे 2028-29 तक रेडी करने के प्लान पर काम हो रहा है। इसकी कैपेबिलिटी S-500 जैसी होगी। इसके 3 इंटरसेप्टर हैं। पहला 150 किलोमीटर की रेंज वाला M1,
250 किलोमीटर की रेंज वाला M2 और 350 से 400 किलोमीटर की रेंज वाला M3। इसकी किल प्रोबेबिलिटी यानी मारक क्षमता 85% से 98% होने की उम्मीद है। यानी देसी हो या विदेशी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने अब एक से बढ़कर एक घातक हथियारों को जमा करना शुरू कर दिया है। ब्रह्मोस तो पहले से ही पाकिस्तान में खौफ का सबब बना हुआ है और भारत की ऐसी तैयारी देखकर अभी से मुनीर के पसीने छूटने लगे हैं। पाकिस्तानी ये तक कहने लगे हैं नवंबर से पहले पहले भारत हमला जरूर करेगा। अब अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बुरी खबर है, थोड़ी सी बुरी खबर है। बुरी खबर पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, या आप कह लें इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी खबर क्या है, वो है ब्रह्मोस, जो इंडियन मिसाइल है जिसका इस्तेमाल मई की जंग में भी हुआ। ब्रह्मोस 2 रूस और इंडिया अब मिलकर बनाने जा रहा है। ब्रह्मोस 2 को रूस और इंडिया इस हद तक बनाएगा कि इसकी रेंज जो है वो 1500 किलोमीटर तक हो जाए, और ब्रह्मोस 2 जो है, ब्रह्मोस 2 को मार्क 7 की स्पीड यानी आवाज से 7 गुना ज्यादा तेज ये हो, और अगर ये 1500 किलोमीटर यानी 1500 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है, तो इसमें नो डाउट चाइना का भी बहुत सारा हिस्सा इसमें आ जाएगा। और ब्रह्मोस 2 अब लॉन्च या उसका तजर्बाती फेज, ये तमाम तर प्रोसेस शुरू हो गया है इंडिया और रूस के दरमियान। अब इस ब्रह्मोस 2 के आने से खित्ते में कितना बड़ा ये गेम चेंजर होगा, ये बात भी करेंगे। और इस ब्रह्मोस 1 और ब्रह्मोस 2 में फर्क क्या होगा। ब्रह्मोस 1 को हमने देखा कि वो मई की जंग में जब इस्तेमाल हुआ तो जो एक उन्होंने किया था, और ब्रह्मोस 2 जो है उसको इस तरह बनाया जाए कि वो पाकिस्तान की ना तो उसको साइबर जो इदारे हैं जो साइबर इंटरसेप्ट करते हैं वो उनके हाथ में आ सके, बल्कि वो पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी ब्रीच करे। अब ये तो खबर इंडिया के लिए बहुत अच्छी है। भारत जो है वो एक बहुत स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी तक हमने खत्म नहीं किया, भारत बार बार कह रहा है, और अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और बहुत सारे सिक्योरिटी जराए ये दावा कर रहे हैं कि भारत और इसराइल मिलकर पाकिस्तान पर हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ये हमला इसी साल में नवंबर से पहले कोई प्रीएम्प्टिव एक जो अटैक है उस सूरत में ये खुल सकता है, ये अनफोल्ड हो सकती है सारी की सारी साजिश। और इसका जो असल मकसद है वो है पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाना। हिंदुस्तान तो अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। लॉन्ग रेंज मिसाइल से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम सबको मजबूत कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में मुनीर को, शहबाज को दिन रात सुबह शाम गालियां ही गालियां पड़ रही हैं। एससीओ समिट में मोदी के हाथों शहबाज की बेइज्जती पर पाकिस्तानी आवाम हर दिन हर घंटे मजे ले ही रही थी। अब चीन के विक्ट्री डे परेड में शहबाज की हरकतें देखकर पाकिस्तानियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। शहबाज को नालायक और ना जाने क्या क्या कहा जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ सीढ़ियां साथ चढ़ रहा है, किम योंग उन के साथ चल रहा है, इधर शी जिनपिंग है, उसके राइट हैंड साइड पे पुतिन है। और इस वीडियो को, क्लिप को नून लीग की तरफ से शेयर किया जा रहा है कि देखें जी पाकिस्तान को बड़ी इज्जत मिली है। मैंने फिर खोज लगाना शुरू किया कि ये हो क्या रहा है। वैसे तो किम योंग उन के साथ चलना कोई बड़ा एजाज नहीं है, लेकिन चलें, एक फ्रंट रो पे आना एक पाकिस्तानी के लिए ऐसे में जब इतना बड़ा शो हो रहा है चाइना की तरफ से, वो अनाउंस कर रहा है कि मैं दुनिया की सुपर पावर बन गया हूं, तो ये बड़ी बात है। मैंने फिर वीडियोस पे थोड़ा खोज लगाया, तो इस वीडियो का जरा यहां देखें, क्योंकि वो तो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं ना। तो ये मैंने खुद अभी यूट्यूब से ये देख सकते हैं आप सीसीटीवी के चैनल पे जाएं और 7 सेकंड पे जाएं। ये 21 सेकंड की टोटल वीडियो है। 7वें सेकंड पे आप ये क्लिप लें। शहबाज शरीफ आपको बिल्कुल स्क्रीन के एंड पे नजर आ रहा है, जहां सीसीटीवी नीचे लिखा हुआ है ना, उधर ऊपर देखें एक बंदा सूट में है और उसके पीछे शहबाज शरीफ आपको नजर आ रहा है। तो ये बिल्कुल दरमियान में नहीं था। अब मैं आपको सेटअप बताता हूं कि क्या था, क्योंकि कहा जा रहा है जी पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है, तो इज्जत कैसे मिलती है वो भी आपको बताता हूं। सेटअप ये था कि दरमियान में शी जिनपिंग चलेगा, एक साइड पे पुतिन होगा, एक साइड पे किम योंग उन होगा। ये उनका सेटअप था।
सब ऐसे ही चल रहे थे, वो आगे थे एक स्टेप, बाकी सब उनसे एक स्टेप पीछे थे। एंड सीढ़ियां के वक्त जब सीढ़ियां आई और ये ऊपर आ रहे थे तो शहबाज ने चुपके से आके ना उनके साथ चलना शुरू कर दिया। अब एक सरबराहान मुमलिकत है, उसको रोक तो नहीं सकते। ये आगे आ गया, तस्वीर बन गई, वीडियो बन गई। उसके बाद ये गवाची गां की तरह, आप जाके सीसीटीवी के चैनल पे जाएं, उन्हीं का चैनल जो चाइनीज टीवी है, उस पे जाके जो उनकी फुल वीडियो है ना परेड की, वो लगाएं और शुरू के 2 मिनट के बाद देखें, आपको पता चल जाएगा। ये गवाची गां की तरह वहां बैठा हुआ था, कोई से ना पूछ रहा था ना देख रहा था। तो कह रहे हैं जी इज्जत मिली, और हमें पता है ये कैसे चलाकियां करते हैं। आप एक लाइन में सारे चल रहे हैं, एकदम एक सीन आता है, आपने नीचे अपने बंदे खड़े किए हैं जी, तुमने वीडियो बनानी है, तुमने पिक्चर ले, तो एकदम आप चलते चलते थोड़ा तेज आगे आ जाएं, जैसे ही वीडियो और वो बन जाए आप फिर साइड पे हो जाए। और ऐसे ही हुआ, सीढ़ियां चढ़ के जैसे ही ऊपर आई, ये साइड पे लेफ्ट पे हो गए, आगे बैठ गया। उसके बाद ये गवाची गांव बना रहा, इसे किसी ने देखा भी नहीं ना पूछा भी नहीं। इस वीडियो में भी आपको नजर क्या आ रहा है कि शी जिनपिंग और उनके साथ व्लादिमीर पुतिन ये निकले और चलते चले गए, और लोग इनके उल्टे हाथ पर खड़े हुए थे। सरबराहानी हुकूमत, कोई इनके साथ नहीं चला था। डिसाइडेड प्रोटोकॉल ये था कि लोग चलते जाएंगे और लोग खड़े हुए थे। उस मौके पर जब कोई भी आगे बढ़कर उसमें इंटरवीन नहीं कर रहा था, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आंखें फटी, मुंह खुला, मुस्कुराए, सीने पे ऐसे हाथ रखा और फिर जरा मैं सलाम 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 सलाम, और शहबाज शरीफ साहब आगे आ गए। यहां पर भी शहबाज शरीफ साहब ने यही काम किया कि वो फ्रेम में आ गए। आप ये तस्वीर देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे ये तस्वीर देख सकते हैं। इसमें क्या है, वजीर खारजा ईरान के हैं, साथ में नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उनके हाथों में हाथ है ईरानी वजीर खारजा का, और उसके पीछे पैड़ी सी शक्ल, लेलू जैसी शक्ल बनाते हुए हमारे वजीर आज़म हैं और हमारे वजीर खारजा हैं, वो पीछे हैं। अब यही असल हकीकत है, यही हमारे निज़ाम की हकीकत है कि आर्मी चीफ ड्राइव कर रहे हैं और हमारा वजीर आज़म और वजीर खारजा पीछे खड़ा है। पीछे क्या जिनपिंग 150 साल जिंदा रहना चाहते हैं? क्या पुतिन हमेशा जवान रहना चाहते हैं? अगर शी जिनपिंग और पुतिन के बीच की बातचीत सुनेंगे तो लगेगा दोनों लंबे समय तक जीना चाहते हैं। चीन की प्रयोगशाला में ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं जिनसे उम्र बढ़ाई जा सकती है। पुतिन और जिनपिंग की गुपचुप बातचीत जो लीक हुई है, उसमें यहां तक कहा गया है कि अब अमर भी रहा जा सकता है। आप सुनकर जिन बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, उन पर चीन में कैसे काम हो रहा है, शी जिनपिंग के दिमाग में क्या चल रहा है। जिनपिंग अभी 72 साल के हैं, आगे उनका क्या प्लान है, 150 साल जीने का फॉर्मूला इस रिपोर्ट में डिकोड करेंगे। जिनपिंग 150 साल जिंदा रहना चाहते हैं, कैसे? क्या चीन ने कोई सीक्रेट फॉर्मूला ढूंढ लिया है? पुतिन 150 साल जिंदा रहना चाहते हैं, कैसे? क्या रूस ने मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की कर ली है? किम जोंग उन 150 साल जिंदा रहना चाहते हैं, कैसे? क्या उत्तर कोरिया के पास 150 साल वाला फॉर्मूला है? शी जिनपिंग और पुतिन की 150 साल जिंदा रहने वाली थ्योरी पूरी दुनिया में चर्चा में है। यह चर्चा उस वक्त शुरू हुई जब विक्ट्री डे परेड के दौरान पुतिन और शी जिनपिंग की बातचीत हॉट माइक पर रिकॉर्ड हो गई। क्या इंसानों की औसत उम्र 150 साल होना संभव है? क्या चीन ने इस पर कोई बड़ा रिसर्च कर डाला है? क्या रूस और चीन मिलकर इस पर कोई काम कर रहे हैं? हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में मिलेगा, लेकिन पहले हॉट माइक पर रिकॉर्ड हुई इस बातचीत को सुनिए। इस बातचीत के आखिर के 6 सेकंड फिर से बहुत गौर से सुनिएगा। शी जिनपिंग पुतिन से क्या कह रहे हैं?
日日归，长生不老。预测呢，本世纪呢，可能。शी जिनपिंग 150 साल जिंदा रहने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। शी जिनपिंग जैसा बड़ा नेता 150 साल जिंदा रहने की भविष्यवाणी क्यों कर रहा है? कोई तो बात है, कुछ तो सीक्रेट है। ये सीक्रेट भी हॉट माइक खोला रहने की वजह से सामने आ गया। 150 साल जिंदा रहने के सीक्रेट फॉर्मूले को डिकोड करने से पहले जान लीजिए हॉट माइक क्या होता है। ऐसा माइक्रोफोन जो चालू है और किसी की आवाज रिकॉर्ड या प्रसारित कर रहा है, लेकिन इस बात का पता बोलने वाले को नहीं है। टीवी स्टूडियो, न्यूज रूम, प्रेस कॉन्फ्रेंस या स्टेज पर जब माइक चालू रह जाता है तो वक्ता को लगता है कि माइक बंद है। इसी दौरान उनकी निजी बातें रिकॉर्ड या लाइव हो जाती हैं। इसे ही हॉट माइक मोमेंट कहा जाता है। चीन में विक्ट्री डे परेड के दौरान भी ऐसा ही हुआ। तभी 150 साल जिंदा रहने की बात सरेआम हो गई। जिनपिंग की उम्र अभी 72 साल है। अगर वो 150 साल जिंदा रहते हैं तो अभी 78 साल तक और राष्ट्रपति रह सकते हैं। तो क्या जिनपिंग 2103 तक चीन पर राज करेंगे? पुतिन भी 72 साल के हैं। अगर वो 150 साल तक जिंदा रहते हैं तो क्या 2103 तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे? विदेशी दौरों में पुतिन के अंगरक्षक जिस तरह से सुपर हाई अलर्ट रहते हैं, उससे लगता है कि पुतिन का प्लान कुछ ऐसा ही है। ये तस्वीरें देखिए। उत्तर कोरिया के तानाशाह से मिलते वक्त रूस के सिक्योरिटी गार्ड ने किम जोंग उन के गार्ड को पुतिन की तरफ जाने भी नहीं दिया। कहा जाता है कि पुतिन का कोई डीएनए सैंपल ना ले सके, इसलिए ऐसे इंतजाम होते हैं। किम जोंग उन का भी कोई डीएनए सैंपल चोरी ना हो, कोई फिंगरप्रिंट कहीं छूट ना जाए, इसलिए किम जिस कुर्सी पर बैठता है उसका एक एक निशान पूछा जाता है। किम जिस ग्लास से पानी पीता है उसे वापस उत्तर कोरिया पैक कर लाया जाता है। क्या शी जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग उन इसीलिए इतनी सीक्रेसी बरतते हैं क्योंकि वो 150 साल तक जिंदा रहने वाले फॉर्मूले पर यकीन करने लगे हैं? हालांकि जब ये बात हो रही थी तब 150 साल जिंदा रहने की भविष्यवाणी सुनकर किम को हंसी आ गई थी। जिनपिंग की 150 साल जिंदा रहने वाली भविष्यवाणी सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है। चीन में ह्यूमन सेल लिनेज नाम से स्पेशल प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें मानव कोशिकाओं के डेवलपमेंट की मैपिंग की जा रही है। इसके जरिए चीन के साइंटिस्ट एक एआई मॉडल तैयार कर रहे हैं। एआई मॉडल से एक डिजिटल इंसान बनाने की प्रक्रिया चल रही है। ये एआई मॉडल बहुत यूनिक होगा। बीमार होने से पहले इस शरीर की उस कोशिका का दवाओं से इलाज कर दिया जाएगा। जब शरीर की कोई सेल बीमार नहीं पड़ेगी तो इंसान की उम्र भी बढ़ जाएगी। उम्र बढ़ाने में मदद करने वाली ह्यूमन सेल लिनेज लैब साउथ चाइना के ग्वांगझोउ सिटी में तैयार की गई है। ये उसी लैब की तस्वीरें हैं जहां एजिंग प्रोसेस से जुड़े रिसर्च चल रहे हैं। पर्ल नदी के किनारे तैयार की गई इस लैब में रोबोटिक्स रिसर्च के साथ साइंटिस्ट की एक बड़ी टीम काम कर रही है। चीन के साइंटिस्ट उम्र बढ़ाने वाले जीन का पता लगाने में कामयाब हो चुके हैं। ऐसा दावा ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में किया गया है। मतलब जिनपिंग के साइंटिस्ट अब बुढ़ापा भगाकर जवानी बनाए रखने वाले जीन्स की खोज कर चुके हैं। उम्र बढ़ाने वाले इस जीन्स का नाम OSER1 है। दावा किया गया है कि यही जीन्स लाइफ स्पैन यानी उम्र को रेगुलेट करता है। अभी OSER1 जीन्स पर प्रयोग रेशम के कीड़ों और मक्खियों पर प्रयोग किया जा रहा है। दावा है कि इससे रेशम के कीड़ों और मक्खियों की उम्र बढ़ी है। अगर यह रिसर्च इंसानों में सफल रही तो उम्र 150 साल तक पहुंचाई जा सकती है।
क्या सचमुच OSER1 जीन से बुढ़ापे को कंट्रोल किया जा सकता है? दरअसल OSER1 सेल्स के अंदर पाया जाता है। यह माइक्रोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को कंट्रोल करता है, जो किसी शरीर में ऊर्जा पैदा करता है। यह ऐसी प्रोटीन बनाता है जो स्ट्रेस रेजिस्टेंस होती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करती है। अगर इसे कंट्रोल कर लिया जाए तो ह्यूमन सेल्स को बीमारी से बचाया जा सकता है। अगर सेल्स बीमार नहीं होंगी तो उम्र बढ़ना लाजमी है। उम्र बढ़ाने की रिसर्च में चीन ने एक और कामयाबी हासिल की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन चूहों की उम्र बढ़ाने में भी सफल प्रयोग कर चुका है। CAS यानी चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के रिसर्चर्स ने CAT7 जीन का पता लगाया है। चीन के साइंटिस्ट ने CAT7 जीन की लैब में एडिटिंग भी करने में कामयाबी हासिल की है, जिससे चूहों की उम्र 25% तक बढ़ गई है। रिसर्च में दावा किया गया है कि बुढ़ापे के लिए CAT7 जीन ही जिम्मेदार है। CAT7 जीन इंसानों में भी पाया जाता है। चीनी साइंटिस्ट इंसानों पर भी कुछ हद तक इस जीन का रिसर्च कर चुके हैं। अगर इंसानों पर यह रिसर्च कामयाब रही तो इंसानों की उम्र भी बढ़ाई जा सकेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन डिजाइनर बेबी तैयार कर रहा है। ये टेस्ट ट्यूब बेबी होंगे जिनमें जीन एडिटिंग करके उन जीन्स को मॉडिफाई कर दिया जाएगा जो आगे चलकर बीमारियों की वजह बनते हैं। खास बात यह है कि लैब में इनकी जीन एडिटिंग महिला की यूट्रस में डालने से पहले ही कर दी जाएगी, यानी एम्ब्रॉयो स्टेज पर ही उन जीन्स को एडिट कर दिया जाएगा जो बुढ़ापे की वजह बनते हैं। इसके पीछे डॉक्टर ही जियानकोई का दिमाग बताया जा रहा है। वही इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। जेनेटिक एडिटिंग से पैदा होने वाले बच्चों को लेकर दुनिया चीन का विरोध कर रही है। पुतिन और जिनपिंग की बातचीत में इंसानों के अमर होने पर भी बात हुई। पुतिन ने बताया कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करके इंसान 150 साल तक जिंदा रह सकते हैं। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इंसानों की उम्र बढ़ाने की चर्चा होती रही है। रिसर्च में दावा किया गया है कम कैलोरी वाला खाना खाने से उम्र बढ़ सकती है, लेकिन वो पोषण से भरपूर होना चाहिए। सेमिलिटिक्स ऐसी दवाएं जो पुरानी बीमार कोशिकाओं को साफ करती हैं, सूजन को खत्म करती हैं, वो उम्र बढ़ाने में मददगार हैं। NAD+ बूस्टर प्लस सिटोइन्स ये बढ़ती उम्र में कमजोर पड़ते DNA की मरम्मत करते हैं, कोशिकाओं का हेल्थ ठीक रखते हैं। इंसानों के क्रोमोसोम्स में जो टेलोमेर यानी कैप्स होते हैं जो उम्र बढ़ने के साथ छोटे हो जाते हैं, उन्हें बचाने वाली दवाएं लेने से उम्र बढ़ाई जा सकती हैं। पुतिन ने बायोटेक्नोलॉजी में हो रही नई रिसर्च की तरफ इशारा किया जो उम्र बढ़ाने में मददगार हो सकती है। स्टेम सेल थेरेपी से घिसे पिटे अंगों और ऊतकों को रिपेयर किया जा सकता है। इसके अलावा 3D बायोप्रिंटिंग और ऑर्गन रीजनरेशन भी सहायक है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इम्प्लांट से भी जिंदगी लंबी खींची जा सकती है।